नमस्ते बच्चों, ये आपको चैप्टर 1, 2, 3 जो पीडीएफ शेयर की थी उसका रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 में परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने इसमें समझाया हुआ है। आप पीडीएफ से देख के आराम से समझ सकते हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जो बटे में लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय जो बटे में नहीं लिखी जा सकती। बटे का मतलब पी बटा क्यू, पी और क्यू दोनों क्या है यहाँ पे पूर्णांक। पी और क्यू क्या है पूर्णांक, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इसके उदाहरण है -3/4, 7/8, 15/4। आपने जो जो संख्याएं पढ़ी हैं। और अपरिमेय के उदाहरण √2, √3, √5, पाई इत्यादि ये सब दे रखे हैं। अब एक उदाहरण का ब्रीफ में हम वो देख लेते हैं संक्षेप में कि दशमलव प्रसार कैसा होता है। परिमेय संख्या को जब दशमलव में लिखा जाता है तो इस तरह बनता है, जैसे 3/2 को दशमलव लिखा 1.5 आ गया। 13/4 को लिखा दशमलव में भाग देके 3.25 बन गया। तो कुछ परिमेय संख्या क्या हो रही है शांत, यानी दशमलव प्रसार उनका टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो रहा है। अब कुछ के उदाहरण देखो, जैसे 7/3 है, जब आप भाग देते हो तो 2.3333 चलता जा रहा है। इसी तरह ये एक उदाहरण है 11.343434, फिर नीचे 4.678 तो कुछ परिमेय संख्याओं में भाग देने पर, इस तरह की परिमेय संख्या जब भाग देते हैं तो वो अशांत होती हैं बट रिपीट होती हैं हमेशा। अपरिमेय संख्या ना तो एक तो वो अशांत होती हैं और अनावर्ती मतलब रिपीट भी नहीं होती हैं। तो ये इनका फ़र्क होता है बेसिक वाला। अब हम ये तो हमने 9th तक का पढ़ा था। अब 10th वाली जो चीज़ है इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9th वाली चीज़ में क्या है, 10th वाली चीज़ में हमारा कि हमें परिमेय संख्या दे रखी होगी और हमें ये बताना होगा कि ये शांत होगी या अशांत, जैसे ये है। तो इसका मैंने काफ़ी प्रैक्टिस जैसे की आपके साथ। P/Q, अगर Q में जो हर वाली संख्या है उसमें सिर्फ 2 या 5 होते हैं, उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 हों तो वो शांत है। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 3, 5, 7, 11 आदि, तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है, तो यानी अगर सिर्फ 2 या 5 होंगे तो वो शांत है, 2 या 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वो अशांत है। कुछ उदाहरण जैसे किए थे आपके 13/3, 1, 2, 5। इसमें आपका देखिए 5, 3, 1, 2, 5 यानी 3125 के गुणनखंड ऐसे हम भाग दे के निकाल लेते हैं। तो इसे गुणनखंड में सिर्फ 5 आ रहा है तो ये हमारा शांत है। 17/8, इसे गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 सिर्फ 2 आ रहा है तो शांत है। एक ये वाला देखिए, इससे गुणनखंड 15/1600 है, तो 15/1600 इसके जब गुणनखंड कर रहे हैं हम तो एक तो गुणनखंड आप ऐसे भाग दे के निकाल सकते हैं, क्या आप ऐसे भी देख सकते हैं। 1600 को लिख दिया 16 गुना 100, फिर 16 को लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 100 को लिख दिया 10 गुना 10, 2 गुना 5, 2 गुना 5। तो जब इसे गुणनखंड किए तो ये बन गया 15/2 गुना 15/2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। अब सिर्फ 2 और 5 हैं गुणनखंड में तो ये शांत होगा। अब कई बार क्वेश्चन आया था कितने अंकों के बाद शांत होगा, तो जो आपकी सबसे बड़ी पावर है इसमें वो 6 है, तो 6 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। अब कुछ और भी उदाहरण है हमारे, जैसे ये देखिए, इसमें 2 या 5 के अलावा 7 आ रहा है तो ये अशांत हो गया। अब 6/15 है, 15 के वैसे गुणनखंड 3 गुना 5 होते हैं तो ये अशांत होना चाहिए, बट 3 कट रहा है इसमें ऊपर नीचे दोनों से। कटने के बाद 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 बच रहा है तो सिर्फ 2 और 5 बच गया। मतलब कि जो आपका हर है उसमें सिर्फ 5 बच रहा है तो ये शांत हो गया। इसी तरह एक ये भी उदाहरण दिया हुआ है, इसमें 3, 2, 5 बच रहे हैं तो 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है तो ये अशांत हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन देखिए आपका, ये एक्चुअली सैम्पल पेपर्स में से लिया था मैंने। पी और क्यू दो संख्याएं दे रखी हैं, पी है 2 की घात 4 गुना 7 की घात 9 और क्यू है 2 की घात 3 गुना 7 की घात 10। HCF और LCM निकालना है। तो जैसे आपको बताया हुआ है HCF होता है सबसे छोटी घात
तो 2 की सबसे छोटी घात 3 है और 7 की सबसे छोटी घात 9 है। तो ये 2 की घात 3 गुना 7 की घात 9 एचसीएफ हो गया। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी घात, 2 की घात आपका इसमें 4 हो जाएगा बड़ी और इसमें 10। तो आपका ये एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो प्रैक्टिस करके जाना आप लोग। फिर आपका एक उदाहरण वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 96 और 404, इसका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम बताना है। तो एचसीएफ को एलसीएम से गुना करने पर संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में एलसीएम पूछते हैं, तो एचसीएफ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा संख्याओं के गुना से। तो संख्याएं हैं 96, 404, इन दोनों गुना करके एचसीएफ 4 से डिवाइड कर दो, 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, फिर 0 0, 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करेंगे 9696 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका किताब का उदाहरण है। फिर आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का, कि दो संख्याएं का एचसीएफ 9 है। यहाँ पे संख्या है 306 और 657, एलसीएम बताना है। तो जैसे आपको बताया कि आपको फार्मूला क्या है, संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो 306 गुना 657 बटे 9, ये कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, 22,238 आएगा। तो ये आप आंसर भी याद कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थे आपके, आप प्रैक्टिस जरूर करके थे एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले। अब एक सैम्पल पेपर के हम क्वेश्चन देखते हैं। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये शांत है अशांत? तो सीधी सी बात है, इसमें 2 और 5 है तो ये शांत होगा। अब अगर ये भी पूछा गया होता तो कितने अंकों के बाद शांत होगा, तो बड़ी पावर इसमें 3 है, तो आपका ये 3 अंक के बाद शांत हो जाएगा अगर पूछा जाता है तो। अब ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर किया था, इसमें एलसीएम पूछा था पेपर में। तो एलसीएम होता है बड़ी घात, 2 और 3 दोनों की बड़ी घात 3 है, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 आ गया। एचसीएफ में छोटी घात होती है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखिए सैम्पल पेपर का, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है 18। तो इधर देखिए एक बार, ये गुणनफल 12,960 है और एचसीएफ 18 है, और आपसे एलसीएम पूछा गया है। तो जो भी गुणनफल होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं एचसीएफ को, तो आपका 720 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर से 12,960 बटे 18 था, तो पहले 6 से काटा ऊपर नीचे और फिर 3 से काट दिया, आपका 720 आंसर आ जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन था 3825, इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे 5 5 3 गुना 3 गुना 17, ये बन रहे हैं भाग देने पर। इनफैक्ट इसके जो ऑप्शन है, अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे, मैंने जैसे वीडियो भी शेयर की है, तो उसमें भी ऑप्शंस जो हैं आपको दिख जाएगा कि 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5, तो इसके और ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। तो सिर्फ यही ऑप्शन था जिसमें सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन और था ये कि आपका कि 147 बटा 120 कितने अंकों के बाद शांत होगा। तो ऑब्वियसली शांत वाला ही क्वेश्चन होगा ये। इसमें हम पहले ये 2 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 चौक, इसमें देखते हैं जैसे 3 चौक 12 और 2 बचा 27, 3 एम 27, 3 गुना 3 चौक 12 और 0 40, तो 49 बटे 40 हो गया। और 40 के गुणनखंड होते 2 गुना 2 गुना 2 5, तब इसमें 2 की घात 3 बन रहा है और 5 की घात 1। तो आपका एक बार ये थोड़ा जूम लेने के बाद पिक्सल क्लियर आ गया। तो 2 की घात 3 गुना 5 की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये 3 अंकों के बाद शांत होगा। तो ये आपके पहले चैप्टर के काफ़ी हद तक क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। एक बेल वाला क्वेश्चन और है सैम्पल पेपर में, वो ज़रूर करके जाना कि 3 बेलें वो अलग अलग टाइम पे बजती हैं, तो कितने टाइम बाद वो दोबारा बजेंगी। तो उसमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है। जो भी आपको संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकाल लो, उससे आपका वो बेल वाला क्वेश्चन आता है। तो वो सैम्पल पेपर की जो वीडियो उसमें से देख लेना है, सैम्पल पेपर में देख लेना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 2 के ये हमने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर लिया, पेपर में मुझे लगता है ये ज़रूर आएगा
कि ऐसा ग्राफ दे रखा होगा, पूछा होगा कितने शून्य का है, तो ग्राफ एक्स वाला ग्राफ होना चाहिए वो, ठीक है। तब हम शून्य कैसे बताते हैं कि एक्स को जहाँ पे काटता है, एक बार ये देखिए, जैसे पहला पार्ट है, ए पार्ट है, इसमें ये एक्स को दो जगह पे काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये आपके दो शून्य का है। सैम्पल पेपर में क्या था कि ये शून्य के नाम भी बताने थे, तो जिस पॉइंट पे काट रहा है, जैसे ये 1 है, ये -2 है, तो 1 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2, ये दो शून्य का आ गए। ज़्यादातर सिर्फ शून्य की पूछता है कितने शून्य का है। अब इस वाले में देखिए सी पार्ट में ये x को, ये x है ये वाला, इसको एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो एक ही शून्य का होगा। इसमें हम ये देखते हैं। अब बी पार्ट में ये 3 पॉइंट पे काट रहा है इसको, तो 3 शून्य का है। और डी वाले में ये x को कहीं पे भी नहीं काट रहा, तो इसके कोई भी शून्य नहीं है। अब हम इससे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो अब इसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं। इसमें मेन आपका है, तो इसमें पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए द्विघात बहुपद, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये ax² + bx + c। ए क्या होता है, x² का गुणांक, बी x का गुणांक और सी आपका कांस्टेंट नंबर होता है। अब अगर हम देखें, जैसे एक आधा हम सिंपल सा पहली चीज़ यही देखें कि आपको ये दे रखा 3x² 5x - 2, तो ए हो गया 3, बी हो गया 5, सी हो गया -2। तो आपका एक सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ए बी सी बताओ इसमें से। अब इसका जो मेन फार्मूला होता है कि शून्य का योग और गुणनफल वाला, तो एक उदाहरण देख लेते हैं हम। इसमें शून्य का योग और गुणनफल, तो शून्य, अगर शून्य जो है उनका नाम अल्फ़ा और बीटा है, जैसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो शून्य का योग क्या हो गया, -b/a। तो b हमारा 5 है, तो -5/3 तो हमारा शून्य का योग हो गया। गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, तो वो है c है -2/3, तो ये हमारा गुणनफल का फार्मूला हो गया। तो शून्य का योग गुणनफल दोनों हमने इसमें बता दिए। अब एक क्लासिकल क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा बहुपद बताओ जिसके शून्यक -3 और 2 है। ये भी उदाहरण है, उदाहरण 4। तो इसको हम दो तरीके से सीख लेते हैं, दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। एक सीधा तरीका क्या है कि जब शून्यक दे रखे हों और बहुपद बताना हो, तो फार्मूला क्या बनता है, x² - x गुना शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल। शून्य का योग है -3, उसको यहाँ रखा, गुणनफल है 2, उसको यहाँ रखा, तो माइनस गुना माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, तो x² + 3x + 2 आपका ये बन रहा है। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, अब इस प्लस माइनस का ध्यान रखना। जो फार्मूला है यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, x² - x इंटू शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल। अब एक दूसरा तरीका जो इसका है वो यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपके वर्कशीट्स वगैरह में भी था, मैंने भी सिखाया था, और किताब में भी शायद वही तरीका दे रखा है कि शून्य का योग होता है -b/a, और वो हमें दे रखा है -3, तो -b/a और -3 को लिख दिया -3/1, माइनस माइनस कट गया, और गुणनफल दे रखा है 2, वो इसको लिख लिया c/a, तो 2 को लिख लिया 2/1। तो इन दोनों की अब तुलना कर लेंगे, तो a का मान तो 1 आ रहा है, b का मान 3 आ रहा है, c का मान 2 आ रहा है। तो अगर आप इससे तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो a की जगह 1 रखा, x² + 3x + 2। तो आप दोनों तरीके में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक आधा और एक उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। जैसे बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक आपको दे रखे हैं, जैसे 1/4 और -1 दिया, तो शून्य का योग है वो 1/4 है, -b/a के बराबर लिखा, गुणनफल है 1, उसको c/a के बराबर लिखा। अब इसमें तो एक नीचे 4 है, यहाँ पे 1/1 लिखेंगे तो कुछ बराबर नहीं बनेगा, तो हमने 4 से ऊपर नीचे गुना किया, 4/4 बन गया। अब आप इन दोनों को तुलना करेंगे कि c का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे, a का मान 4, c का मान 4
और b माइनस बी बराबर a का मान 4, c का मान 4, b बराबर -1, क्योंकि माइनस बी बराबर 1 आ रहा है। और जब इसके अंदर रखेंगे तो 4x² माइनस एक्स प्लस 4। आप प्लस माइनस की मिस्टेक इसमें कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और इसके मैंने और 4-5 क्वेश्चन सोल्व करके इसी के अंदर भेजे हैं, उनको आप देख लेना अच्छे से। एक क्या है, शून्य का योग, ये फार्मूले वाले एक और देख लो। शून्य का योग 0 है, गुणनफल √5 है, तो फार्मूले के अंदर रखते हैं। शून्य का योग 0 है तो 0 गुना x 0 हो गया, गुणनफल √5 है तो सीधा ये समीकरण बन गया। ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जिसमें शून्य का योग 1 है और गुणनफल 1 है, तो आप इसको जब इस फार्मूले के अंदर रखते हैं, ये वाले में, इस क्वेश्चन में, तो x² माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस का 1 आ जाएगा, 1 x से गुना का माइनस एक्स बन जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन है, शून्य का योग और गुणनफल 4 और 1 दे रखा है, फार्मूले में रखो x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये फार्मूला वैसे बढ़िया रहता है, जब बटे वाले नंबर ना हो, सीधे सीधे हो जाता है इसमें आंसर। ये एक दो क्वेश्चन मैंने शून्य निकालने के भी किए हुए हैं, हमने क्लास में इतने प्रैक्टिस नहीं किए, है आसान चीज़। शून्य निकालने, जैसे x² माइनस 3 के शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने के लिए उसको 0 के बराबर रख दो, x² बराबर 3, फिर दोनों साइड का वर्गमूल ले लो, x बराबर प्लस माइनस √3, तो एक बार प्लस √3 एक बार माइनस √3 लोगे, ये आपके शून्य का आ गए। इससे अलग क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें गुणनखंड करके हमने निकाला है, x² प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य निकालने हैं। तो यहाँ पे प्लस है, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको गुना करने पर 10 है और जोड़ने पर 7। तो 5 दूनी 10 होता है, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इनके पेयर बनाए, x कॉमन लिया, अंदर x प्लस 5 बचा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो अंदर इसमें x बचा और इसमें 5। अब x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें से, इसको बाहर लिखा, तो इधर x बचा, इधर 2, तो आपका x प्लस 5 x प्लस 2 आगे, ये गुणनखंड आगे। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो पहले को 0 के बराबर रखोगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, तो इसको 0 के बराबर रखोगे, x बराबर -2, तो ये 2 शून्य का आ गए। तो एक बार इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, शून्य कैसे निकालते हैं हम। बच्चों अभी तीसरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर में आपके इस तरह के समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, ax प्लस by प्लस c, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ए बी सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आया भी था जिसमें पूछा था आपसे फर्स्ट टर्म में कि ए बी सी क्या होते हैं, तो ए बी सी आपके रियल नंबर या वास्तविक संख्याएँ होती हैं। अब जब 2 लाइन्स आप खींचते हैं, इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा रैखिक समीकरण होता है जिसमें x और y की पावर 1 होती है, तो जब उसको आप ग्राफ पे बनाते हो तो आपके पास 3 तरह के केस बनते हैं। यहाँ तो ऐसी लाइन्स बनती है, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, या एक लाइन ऐसी बनती है, एक के ऊपर एक ही लाइन, ये आपकी उभयनिष्ठ या कोइंसिडेंट लाइन होती है, या समानांतर रेखाएं। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो एक ही हल बनता है, और जब एक जैसी लाइन होती हैं तो अनंत हल होते हैं, और जब 2 लाइन्स ऐसी होती हैं तो उनमें कोई भी हल नहीं होता। तो मैंने 3 उदाहरण लेके समझाया है कि हमें बिना सोल्व किए हुए, बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कि किस तरह की लाइन होगी। जैसे पहला ये केस है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जब आप तीनों का अनुपात लेते हो, देखोगे पहले दोनों अनुपात अलग हैं, 5/7 और -4/6, पहले दोनों अनुपात अलग हैं, तो यानी ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इस तरह की प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसमें एक ही हल होगा। जैसे दिख रहा है आपको, ये बीच वाला पॉइंट जहाँ पे कट रहा है, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और दोनों समीकरणों का कोई हल निकल रहा है, इसलिए इसको हम कंसिस्टेंट या संगत बोलते हैं। दूसरा केस देखिए, इसमें जब आप तीनों अनुपात लेते हो, तो 9/18, 3/6, 12/24, 9/18 में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 बन रहा है, और 3/6 में ये भी 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2, तो तीनों अनुपात बराबर है, पहले तीनों x x y y और नंबर।
अब जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये आपका दूसरे वाला केस बनता है। तीनों अनुपात बराबर है तो उभयनिष्ठ रेखा आती है, यानी तीनों अनुपात बराबर है, यानी वो एक ही रेखा है, उसी के अलग अलग नाम है। अब एक ही रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन है, तब इसके हल कितने होंगे? अनंत। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि जो पहली इक्वेशन के हल हैं वही दूसरे के हल हैं, तो अनंत हल है। और इस तरह की रेखाओं को हम संगत या कंसिस्टेंट बोलते हैं। आप एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर पहली को जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम दूसरी मिल गई, तो ऐसे ही जब ऐसी रेखाएं होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी हों, तो एक को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, पहले को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 18, 2 3 6, 2 12 2 24, तो बिल्कुल सेम पहले दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। 3 से भी गुना करने पर किसी और से भी आ सकता है। अब तीसरा केस देखो, पहले दोनों अनुपात क्या है? 6/2, काट के बचा 3/1, फिर -3/1, माइनस माइनस कट गया 3/1, पहले दोनों बराबर आ गए, पर तीसरा अलग है। तो जब भी ऐसा बनता है तो ये समानांतर रेखाएं होती हैं, और समानांतर रेखाएं यानी दोनों कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो कोई भी हल हमारा नहीं मिलेगा, नो कॉमन सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट है यानी असंगत है। तो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। देखिए एक और उदाहरण देखिए, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 3x + 2y = 5, ये वाला। अब इसमें पहले दोनों अनुपात अलग अलग हैं, 3/2 और -2/3, तो यानी अद्वितीय हल है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल, और दोनों समीकरण क्या है? संगत हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको ये क्वेश्चन की तो मैंने आपको पूरा सेट दिया हुआ है कि हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। किसी बच्चे के पास नहीं है तो अपने किसी दोस्त से ज़रूर नोट कर ले। ये चैप्टर 3 के उदाहरण 2, 7, 9, 11, 15, 16 और एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 में से कौन से करने हैं वो दे रखे हैं आपको। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। देखिए ये उदाहरण 15 है कि ये 4x + py + 8 बट = 0, 2x + 2y + 2 = 0, p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, यानी एक ही हल होगा। अब एक हल जब होता है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, यानी पहले दोनों अनुपात का बराबर नहीं होते। तो 4/2 बराबर नहीं है p/2 के, 2 को इधर ले जाओ, इसको हल कर लो। देखो आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 4/2 बराबर p ≠ p/2, ये 2 इधर चला जाएगा, 4/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, p नहीं है बराबर 4 के, p बराबर 4 नहीं, p नहीं बराबर 4 के आ रहा है। तो p 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 4 के अलावा कोई भी एक वास्तविक संख्या वो हो सकती है। अब सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है y = 0, y = -5 के कितने हल हैं। तो आपको देखिए ये आपका x एक्सिस होता है और ये y है, तो ये y ऊपर नीचे चलता है, y यहाँ पे 0 होता है, y आपका ये 0 है, फिर 1, फिर 2, ऐसे ऊपर चलते हैं, फिर नीचे -1, -2, तो y = 0 आपकी ये लाइन आएगी जैसे मैंने बनाई है, ये आपका x एक्सिस है, ये y = 0 है, और ये y = 0, ये y = -5, यहाँ पे 0 था और -5 नीचे आ रहा था। अब दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होगा। ऐसे ही आपको अगर x = पूछ ले पेपर में कि x = 0 और x = 4 के कितने हल हैं, तो ये भी दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, इस तरह होगी, x = 0 ये रहेगा और x = 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों रेखाएं भी समानांतर हैं, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा। इसका मैंने एक और तरीका दे रखा है, अब उससे भी देख सकते हैं कि y = 0 को लिख दिया मैंने 0x + 1y = 0, 0x + 1y = -5, पहले दोनों अनुपात बराबर हैं। ऑब्वियसली इसमें 0/0 का कोई मतलब नहीं बनता, पर समझाने के लिए लिखा है, और 1/1, और ये तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं समानांतर हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है पेपर के हिसाब से, आसान है और इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आपको एक आयत दे रखा है जिसमें आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो x + y = 12 हो गया, x - y = 8। अब इसको हल करने के लिए +y और -y कट गए,
एक्स प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 8 20, 2 इधर चला जाएगा, 20/2 10, एक्स का मान 10 आ गया। आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, पहली में रखते जैसे हम 10 प्लस वाई बराबर 12, वाई बराबर 12 माइनस 10, वाई 2 आ गया। आपके आंसर आ गए वाई 10 और वाई 2। अब देखो ये वाली चीज़ हम इक्वेशन को लिए बिना भी कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप ये देख लो किन दो ऑप्शन को जोड़ने पर 12 आ रहा है, किन को घटाने पर 8 आ रहा है। जैसे समीकरण बन रहा है 10 और 2 12, 10 माइनस 2 8। ठीक है, जैसे 6 और 4 होता तो 6 और 4 जोड़ने पर तो 10 आ रहा है, बट 6 और 4 आपका सॉरी इसमें, हाँ 6 और 4 घटाने पर 8 नहीं आएगा, तो आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। यानी आप उत्तर से भी आंसर देख सकते हो। अब ये और क्वेश्चन देख लो लास्ट, कि ये आखिर वाला है कि 6x प्लस 3y नहीं सॉरी 3x प्लस 5y इक्वल टू 3, 6x प्लस ky इक्वल टू 8, के किस मान के लिए कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होने का मतलब पहले दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो ये हमने सैम्पल पर वैसे किया ही हुआ है, फिर भी एक बार लास्ट देख लेते हैं इसको। तो पहले दोनों अनुपात बराबर यानी 3/6 बराबर 5/k। तो सीधा सीधा हिसाब लगाओ, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। या तो आप ऐसे सोच लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर नहीं समझ आ रहा तो 3 को k से गुना किया, 5 को 6 से किया, 5 30 हो जाएगा। वैसे नहीं काटोगे तो चलेगा, 3 इधर आके भाग हो जाएगा, 5 गुना 6/3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो पहले 1 2 3 चैप्टर के हमारे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका सबका एक तो क्वेश्चन देख लेंगे और उसको वीडियो देख लेंगे, तो आपको कैसे किए हैं क्वेश्चन वो समझ आ जाएगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सैम्पल पेपर की वीडियो ज़रूर देखें और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन यहाँ करके रखें पेपर में, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।